Hello everyone, welcome to the Vidhi Judicial Academy, and in this lecture we are going to learn about section number 61 and section number 62 of the Indian Evidence Act, और जिनको अब हम कहते हैं सेक्शन 56 BSA एंड सेक्शन 57 BSA। तो ये दो सेक्शन हैं, सेक्शन 61 एंड सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, 61 एंड 62, और जो हो गए हैं 56 एंड 57 BSA के। तो कॉन्सेप्ट के लेवल पर सब कुछ सेम है। सेक्शन 61 और 56 BSA दोनों एकदम सेम है, लेकिन जो सेक्शन 62 इंडियन एविडेंस एक्ट का है, जो डिफाइन करता था प्राइमरी एविडेंस, व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमरी एविडेंस, नाउ इट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 57 BSA, द मीनिंग ऑफ द प्राइमरी एविडेंस। इस सेक्शन में कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे इसमें पहले था ये प्रोविजो, उसमें एक्सप्लेनेशन 1 में को अब जो एक्सप्लेनेशन 1 का जो प्रोविजो था उसको एक्सप्लेनेशन 2 बना दिया गया है। मतलब ड्राफ्टिंग से रिलेटेड जो पहले थे केवल एक्सप्लेनेशन 1 था और एक्सप्लेनेशन 2 था, अब कर दिया है उसी कंटेंट को इन्होंने एक्सप्लेनेशन 1, 2 एंड 3। तो एक्सप्लेनेशन 1 रहा, उसका जो प्रोविजो था, प्रोविजो को अब कर दिया है एक्सप्लेनेशन 2, और जो एक्सप्लेनेशन 2 था वो बना दिया गया अब एक्सप्लेनेशन 3। यहां तक तो सब कुछ सेम रहेगा, वही कॉन्सेप्ट, वही पढ़ने का तरीका, वही याद करने का तरीका। अब इन्होंने क्या किया है, सेक्शन में एक्सप्लेनेशन 4 to 7, 4, 5, 6, 7 यानी कि 4 एक्सप्लेनेशन इन्होंने न्यू इंसर्ट कर दिए, ऐड कर दिए हैं, और वो हैं रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड या वीडियो रिकॉर्डिंग को कब कब प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा वो इसमें समझाया गया है। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन 4 to 7 नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट का था। तो जो कॉमन पार्ट है वो यहाँ से आप समझ लीजिए। जो एक्सप्लेनेशन 4 to 7 पार्ट है ये मैं आपको सब्सिक्वेंटली अलग से करा दूंगा, या BSA की जब क्लासेस हो जाएंगी, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वो हम यहाँ पर फिर दोबारा अपलोड कर देंगे। तब तक आप इतना जरूर कर लीजिएगा इससे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, कि समझने की बात यह है आपके लिए कि कोचिंग आपको केवल असिस्ट कर सकती है आपके गोल को अचीव करने के लिए। कोचिंग कैन रिड्यूस योर एफर्ट्स एंड विधि कैन रिड्यूस योर एफर्ट्स अप टू एटलीस्ट अप टू 70%, बट दैट रिमेनिंग 30% विल बी डन बाय you need to understand that if you don't read it simultaneously with the classes, you are losing something. You will have to revise on daily basis, you will have to be attending all the classes, only then you can take the benefit, maximum benefit of the classes, है ना। and I hope कि you are reading for yourself, आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं ना। जज खुद ही बनना चाहते हैं, किसी और के लिए बनना चाहते हैं? खुद ही बनना चाहते हैं। सलाम आपको मिलेंगे, सैलरी आपको मिलेगी, सिक्योरिटी आपको मिलेगी, है कि नहीं। तो आप ही को ही इसमें मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, है कि नहीं है। देखिए बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, मेरा मतलब समझिए आप। व्हाट आई मीन टू से कि आपको अपने को झुलसाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब जा कर के आप जो है उस मुकाम तक पहुंचेंगे। और वो भी कॉन्टिन्यूटी में, लगातार पढ़ना चाहिए आपको, लगातार, कॉन्टिन्यूटी, परसिस्टेंस, दैट इज द की, ठीक। तो जो मैं लग रहा है कि मुझे अभी भी आपको और समझाने की ज़रूरत है आप लोगों की, आपको और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, सही है नहीं। आप 1-2 घंटा पढ़ रहे हो मेहनत करके, आपसे जिद्दई करके, थोड़ा कोशिश करो कि कम से कम 4-5 घंटे तक तो जाए वो गाड़ी, है कि नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे भाई। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, हाउ ए डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड, हाउ इट्स कंटेंट्स कैन बी प्रूव्ड। किसी डॉक्यूमेंट में को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, दिस इज द टॉपिक। समझने की बात यह है, व्हेन द एविडेंसेस कम्स बिफोर द कोर्ट, जब कोर्ट के सामने एविडेंस आता है तो 2 तरीके से आ सकता है वो, या तो होगा ओरल एविडेंस के रूप में। ओरल एविडेंस में कौन सा होगा, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, जो आके कहेंगे मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने ये किया, है कि नहीं है।
एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ एविडेंस इज द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट्स आर प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट. कोर्ट के सामने दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाता है. दी आर द टू कैटेगरीज ऑफ द एविडेंसेस विच कम्स बिफोर द कोर्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ दीज डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रूव्ड. उन डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने का तरीका क्या होगा. एंड फॉर दैट पर्पज लेट्स हैव ए रिलुक कि व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है. ये क्वेश्चन आपके सामने कई बार आया हुआ है आपके मेंस में. डिफाइन डॉक्यूमेंट एंड व्हाट इज मीन्ड बाय प्रूविंग ए डॉक्यूमेंट. डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस. ये कॉमन क्वेश्चन है जो मेंस में आपको यहाँ वहाँ मिलता रहता है कि डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या है, हाउ इट कैन बी प्रूव्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस. सेक्शन 61 to 67. These sections are very, very important for your prelims, very important for your mains, and very important for your interview as well. Additionally, these sections have great practical value. If you are in litigation, you are going to use these sections on daily basis. डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को. बार बार डिफेंस काउंसिल्स और प्रोसिक्यूशन में लड़ाई होती है कि दिस डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी एग्जिबिटेड. ये डॉक्यूमेंट प्रूव ही नहीं हो सकता इस तरीके से. दिस इज नॉट एडमिसिबल. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर इन सेक्शंस की 61 से लेकर के 67 यहाँ की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए. और अगर आपने एक भी लाइन मिस की इन सेक्शंस की तो यू आर गोइंग टू मिस योर मार्क्स. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज सेक्शंस. एक एक अक्षर आपको याद करना है, एक एक फ्रेज आपको याद रखना है इसमें. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. बढ़े आगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3. हम लोग पहले कर चुके हैं इसको, बट वी शुड हैव ए रीलुक अगेन. 61. दिस इज रिगार्डिंग our problem is how to prove the contents of a document and section 61 is dealing with this. Simplified दो तरीके बताए हैं. सेक्शन 61 इज नथिंग टेक्निकल. कोई टेक्निकल नहीं है, केवल एक छोटी सी बात है. हाउ इट कैन बी प्रूव्ड. द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट, द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस. दो बात ध्यान रखनी है आपने कि डॉक्यूमेंट को अगर प्रूव करना है तो केवल दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है. या तो प्राइमरी एविडेंस से करेंगे प्रूव, या उसको सेकेंडरी एविडेंस से करेंगे. अब नाउ क्वेश्चन राइजेस व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमरी एविडेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय द सेकेंडरी एविडेंस. और प्राइमरी एविडेंस के मीनिंग से ही और सेकेंडरी एविडेंस के मीनिंग से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के मिलते हैं. सो प्लीज टेक केयर ऑफ द जो फोर्थ कमिंग सेक्शंस हैं, जो आने वाले सेक्शंस हैं, वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. सेक्शन 61 की लैंग्वेज से कि वेयर इट इज प्रोवाइडेड दैट कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड ईदर बाय द प्राइमरी और द सेकेंडरी एविडेंस. इट इज सेक्शन नंबर 61. तो बहुत समझाने वाली बात नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगा. यहाँ पर 62 पर आ जाइए आप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइमरी एविडेंस मीन्स दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी एविडेंस. कि प्राइमरी एविडेंस का मतलब क्या है. 62 से क्वेश्चन यहीं से प्रीलिम्स में आया हुआ है कि द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी एविडेंस या मीनिंग ऑफ प्राइमरी एविडेंस इज गिवन अंडर सेक्शन 62. तो यहां से क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में. देखना, प्राइमरी एविडेंस मीन्स the document itself produced for the inspection of the court. When we produce the document itself, जो डॉक्यूमेंट क्वेश्चन में है, द डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन, उसी को जो हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल, चलिए ऐसे समझिए इसको. देखिए उदाहरण के रूप में कि मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड दैट इज रिड्यूस टू राइटिंग. उसको लिखित रूप में हमने रिड्यूस कर लिया. दैट डॉक्यूमेंट इज इन राइटिंग नाउ. दैट इज रिगार्डिंग द सेल एंड परचेज एग्रीमेंट ऑफ ए फ्लैट. सही है. नाउ देयर अराइज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग दैट. कि आई एम सेइंग कि देयर वाज नो, आई एम चैलेंजिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था, आप कह रहे नहीं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा था. तो बेसिकली द डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट. तो इन दैट केस यू विल हैव टू प्रोड्यूस दैट कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ बिफोर द कोर्ट. उसी कॉन्ट्रैक्ट को जो ओरिजिनल कॉपी है उसकी वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एविडेंस. जब जो डॉक्यूमेंट है एग्जैक्टली उसकी कॉपी नहीं, एग्जैक्टली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जब प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी एविडेंस. इसका मतलब डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. इसको अगर मैं ऐसे देखूं आपको,
पढ़ना है हिंदी में। प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। हाँ, दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है, दस्तावेज स्वयं। तो दैट डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, द डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन, जिसके बाद जिसको प्रूव करना है डॉक्यूमेंट को, व्हेन यू प्रोड्यूस इटसेल्फ देन यू से दिस इज द प्राइमरी एविडेंस। समझ में आ गई बात आपको? नहीं, रेज हैंड अगर समझ में आ गई हो तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जब डॉक्यूमेंट स्वयं को प्रोड्यूस करा जाएगा, प्रोड्यूस करेंगे उसको तो हम क्या बोलेंगे उसको? दिस इज द प्राइमरी एविडेंस। वेरी सिंपल मीनिंग। आगे बढ़ो मेरा। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन 1. See, please see the explanation 1. See this. Where a document is executed in several parts. जब एक डॉक्यूमेंट का निष्पादन कई पार्ट्स में होता है, कई भागों में होता है, then each part is primary evidence of the document. जब प्रत्येक भाग उस डॉक्यूमेंट का प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? पहली बात तो देखो क्वेश्चन इसमें कैसे आता है। क्वेश्चन आपसे इसी पर आएंगे। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है जुडिशरी में, इसी लाइन पे क्वेश्चन आया हुआ है। वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। जब एक डॉक्यूमेंट का निष्पादन कैसे हुआ है? कई भागों में हुआ है, सेवरल पार्ट्स में हुआ है। देन ईच पार्ट इज ए प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। हर एक भाग अपने आप में उसका प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। अब इसको समझिए, क्या इसको समझिए कि सेवरल पार्ट्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि एग्जीक्यूशन इन सेवरल पार्ट्स, व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। इसका मीनिंग समझने की जरूरत है आपको। एंड फॉर दैट पर्पज ये समझिए, वेयर द जजमेंट ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश। जजमेंट कैसे लिखा गया? इट वॉज रिटन ओरिजिनली इन इंग्लिश एंड देन इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू। सही है? नाउ जजमेंट इन एग्जीक्यूटेड इन 2 parts. One part is in English and second part is in Urdu. The judge signed the translation. Judge signing the translation means now he has executed it also. The judge signed both judgments, one in English then its translation in Urdu. So this is a single document. What is the document? Judgment. है कि नहीं है? And it is executed in how many parts? 2 parts. Then it was held that it was a primary evidence of its contents. समझ में आई बात आपको? अब मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूँ फिर दोबारा, ताकि आप रिलेट कर पाओ उसको लैंग्वेज से, लैंग्वेज और इलस्ट्रेशन को। Where a document is executed in several parts. In our example 2 parts. सही, डॉक्यूमेंट क्या है हमारे यहाँ? जजमेंट। समझ में आई बात? Then each part, चाहे इंग्लिश वाला हो या उर्दू वाला हो, इज द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। उस जजमेंट का प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। हाँ या ना? समझ में आ गई? रेज हैंड प्लीज। सो प्लीज ऐसे देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट कैसा है? एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। डोंट फॉरगेट दिस टर्म, जो फ्रेज है एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज द प्राइमरी एविडेंस। इतना भी याद रख लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन प्लेम्स में हो जाएगा। सेकेंड, एक इलस्ट्रेशन ये है, 2 identical wills signed by the same person were made. 2 एक जैसी विल है, where 2 identical wills signed by the same person were made by typewriting and attested by the witnesses. टाइपराइटर से 2 एक जैसी विल बनाई गई और विटनेसेस ने उनको साइन कर दिया। तो नाउ हेयर अगेन डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। समझ में आई बात? देखो ये आसानी से मिलते नहीं एग्जाम्पल, ये आप समझिए इसको कि सेवरल पार्ट्स का मतलब क्या है। सेम डॉक्यूमेंट है बट दैट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, यानी हियर अगेन इन 2 पार्ट्स। डॉक्यूमेंट क्या है यहाँ पर? वसीयत, विल। कितने पार्ट में एग्जीक्यूट हुई है? 2 पार्ट्स में, आइडेंटिकल है दोनों। देन बोथ वर हेल्ड टू बी द ओरिजिनल। इट मीन्स बोथ आर द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, नेमली विल। हाँ है ना? तो एक्सप्लेनेशन 1 समझ में आ गया आपको? प्लीज राइट P फॉर प्लिम्स। यहां से प्लिम्स से क्वेश्चन आएंगे, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, बता रहा हूं, उसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेनेशन 1 से क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट। अब क्या है? काउंटर पार्ट। मेरा हिंदी बताएंगे रस जल्दी से जरा। चलो मैं पढ़ता हूं उसको, अब मैं दोबारा पढ़ता हूं एक्सप्लेनेशन सेकंड को। तो प्लीज सी दी एक्सप्लेनेशन सेकंड, वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, और हिंदी में बोलते हैं प्रतिलेख में निष्पादन होना।
जब किसी डॉक्यूमेंट का निष्पादन कैसे हुआ, प्रतिलेख में, काउंटर पार्ट। अब प्रैक्टिकल समझ लीजिए कैसे। आप लोगों ने जब रामलीला होती है या कोई भी त्यौहार होता है, नवरात्र है, किसी में भी चंदा लेने लोग आते हैं आप लोगों से, तो एक रसीद बुक होती है जिसमें कई बार 2 लीव्स होती हैं, कई बार 3 लीव्स होती हैं। तो एक पर्ची काट के आपको दे देते हैं, वो एक उसमें रह जाती है और एक अपने रिकॉर्ड के लिए कहीं भेजना हो तो कई बार 2 होती हैं, कई बार 3 होती हैं। ऐसे रेंट रिसिप्ट होती है, वो काउंटर पार्ट में होती है हमेशा। तो व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स, एक रेंट रिसिप्ट बनी, रेंट रिसिप्ट पे सारा लिख दिया गया, किसने आपसे, आपका नाम लिख दिया, आपसे इतने रुपये प्राप्त हुए, और एक पर आपके साइन करा लिए। समझ में आई बात आपको? नहीं, दूसरे वाले पार्ट पर आपके साइन नहीं है, उस पर मेरे साइन है मान लीजिए। तो उसकी बात कर रहे हैं, व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये लाइन समझ में आ गई आप लोगों को कि एग्जीक्यूशन इन काउंटर पार्ट का मतलब क्या होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली। जो एक पार्ट है, काउंटर पार्ट जो एक हुआ, उस पर साइन केवल एक के हैं। सो प्लीज सी दिस स्लाइड। डॉक्यूमेंट, where a document is executed in counterpart, you can understand this by seeing this slide. This is a document and this document is executed in counterparts C1, C2 and C3. These are 3 counterparts. अब बात समझ पा रहे हैं, दिख रहा है आपको? ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट है, ये हो गया तीसरा। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक ही है। सपोज कीजिए रेंट रिसिप्ट है ये। नाउ this part C1 is executed by A, C2 is executed by B and C3 is executed by C, means signed by. This is each counterpart being executed by one or some of the parties only. तो यहाँ पर जो पार्ट है ये A, C1 को किसने एग्जीक्यूट किया है? A ने किया है। C2 को किसने किया है? B ने किया है। और C3 को किसने किया है? C ने एग्जीक्यूट किया है। समझ में आ गई बात? तो दिस इज ए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन दिस वे। यहां तक अगर समझ में आ गया तो रेज हैंड। तब क्या होगा, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट। जिस पार्टी ने उस पार्ट को एग्जीक्यूट किया है उसके विरुद्ध उसको प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। इन दिस केस C1, काउंटर पार्ट C1 इज एग्जीक्यूटेड बाय A, तो फॉर A C1 is the primary evidence. Likewise for B, C2 is the primary evidence and for C, C3 is the primary evidence. बाकी के लिए ये सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। सही में? तो जिसने एग्जीक्यूट किया, क्यों? इसके साइन है इस पर। फॉर हिम इट इज प्राइमरी एविडेंस, फॉर बी इट इज प्राइमरी एविडेंस, फॉर सी इट इज प्राइमरी एविडेंस। आई होप दिस इज एम्पली क्लियर फॉर यू नाउ। अब तो समझ में आ गया आपको? अगर जिसको समझ में आया अब रेज हैंड राइट नाउ। तो दिस इज, ये आपको मैं पढ़वा चुका हूं। एक्सप्लेनेशन 2 पर आ जाइए। सो नाउ प्लीज सी दी एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहते हैं? वेयर ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस से अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, है कि नहीं है? एक ही, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया है तो वो एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस से प्रिंट होकर के बहुत सारी कॉपीज उसके आ रही हैं। वेयर ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी। एक ही प्रोसेस से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं उसमें। ठीक है, एक ही फोटोग्राफ है, एक ही नेगेटिव है, एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस से बहुत सारे फोटोग्राफ्स निकल रहे हैं उसके। एक ही प्रिंटिंग से टाइम्स ऑफ इंडिया की हजारों कॉपियां एक साथ यूनिफॉर्म प्रोसेस से आ रही हैं। वो सही है। देन ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की कॉपी बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया की कॉपी के लिए भी वो प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। हाँ है ना? बताइए, बात समझ में आ गई? नहीं है? सही है। नेक्स्ट, बट वेयर दे आर कॉपीज ऑफ ए कॉमन ओरिजिनल। अगर वो कॉपीज हैं then they are not primary evidence of the contents of the original। फिर ओरिजिनल के कंटेंट की वो प्राइमरी एविडेंस नहीं मानी जाएंगी। आप बात समझ रहे नहीं? हाँ ना? बताइए। अभी देखिए, जैसे ये बुक है मेरे पास,
है ना. दिस वॉज, देयर वर नंबर ऑफ बेयर एक्ट्स विच वर मेड बाय ए यूनिफॉर्म प्रोसेस. एक ही प्रोसेस से बहुत सारे क्रिमिनल मैनुअल बनाए गए होंगे. तो अब ये बेयर एक्ट नंबर, मेरा वाला बेयर एक्ट है, सेम पब्लिकेशन का सेम बुक अगर आपके पास है तो आपकी बुक भी इसके लिए प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी. समझे नहीं आप? ऐसे नहीं कि मेरा वाला बेयर एक्ट अलग हो गया, आपके लिए बेयर एक्ट अलग हो गया. लेकिन कोई इसके अंदर फोटो कॉपी करा ले तो कंटेंट तो सेम है फिर भी. लेकिन इवन देन जो कॉपीज हैं, कॉपीज ऑफ ए कॉमन ओरिजिनल, दे आर नॉट द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, उसको नहीं माने जाएंगे. तो हाँ है ना, समझ में आ गई बात? बढ़े आगे को. चलिए देखिए, बहुत टेक्निकल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटी छोटी बातों को आपको एक बार समझा दूँ. फिर बाद में आपका काम यह है कि इसको लिख लिख के याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एविडेंस एक्ट में आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि द लैंग्वेज यूज इज वेरी टेक्निकल. तो इसको दिमाग में घुसाने के लिए, अपने बिल्कुल बैठाने के लिए आपको इसको बार बार मनन करना पड़ेगा आपको. वजह क्या है कि दीज आर नॉट ऑर्डिनरी वर्ड्स. वर्ड्स यूज्ड इन आईपीसी आर सिंपल वर्ड्स, वर्ड्स यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन आर सिंपल वर्ड्स. तो उनके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते. बट जो वर्ड्स यूज करे गए टीपीए में और जो वर्ड्स यूज करे जाते हैं एविडेंस एक्ट में, दीज आर सम टिपिकल वर्ड्स. तो उनके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. बढ़िया आगे. सो आई होप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी और इस क्लास का फ़ायदा उठाइए अच्छे तरीके से. रिवीजन जरूर करते रहिएगा. कभी भी जितने सारे मैंने ट्रिक्स आपको दे रखे हैं उन सबको फॉलो कीजिएगा. एक सारी ट्रिक्स की भाई एक अब लिस्ट बना लीजिए, आपके बहुत काम आएगी. उसको जरूर एक बार पढ़ लिया, सर ने कैसे समझाया, कौन कौन से ट्रिक्स समझाई हैं, सारी आपको होना चाहिए पता आपको, राइट. तो रिवीजन जरूर करना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, आपको बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होना है जब तक जज न बन जाएं. 3 इयर्स की जो मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल आ गया है उससे दिल थोड़ा नहीं करना है, अपनी पढ़ाई करते रहिए बस, ठीक है. और विधि जुडिशल एकेडमी की जो वेबसाइट है उसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, हमारी प्लेलिस्ट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा. और विधि जुडिशल एकेडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना नहीं भूलें आप. एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे टेस्ट आपको दे दिए गए हैं, बहुत सारा फ्री मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा. और हम इसको रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, आपका बहुत फ़ायदा होगा, उसको जरूर देखिएगा आप. थैंक यू वेरी मच.